वेलकम टू ऑस्कर ऑन पॉइंट, जहां हम ऑस्कर विनिंग और ऑस्कर नॉमिनेटेड मास्टरपीस मूवीज को एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, इंसान जब भगवान बनने की कोशिश करता है तब वह सिर्फ एक नई जिंदगी नहीं बनाता, बल्कि अपने विनाश की भी शुरुआत कर देता है। आज की कहानी में आप देखेंगे एक वैज्ञानिक जो मौत को हरा देता है, एक बेजान शरीर में फिर से जान डाल देता है, लेकिन उसकी ये सबसे बड़ी कामयाबी उसकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है, क्योंकि उसकी बनाई हुई रचना कोई इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस होती है जो अपने ही जन्मदाता की जान लेना चाहता है। तो आखिर क्यों राक्षस अपने ही जन्मदाता को मारना चाहता है, और क्या वैज्ञानिक उससे बच भी पाएगा? अपने शानदार निर्देशन, बेहतरीन अभिनय और भावनात्मक कहानी की बदौलत इस फिल्म को 98th अकेडमी अवार्ड्स में कुल 9 ऑस्कर नॉमिनेशंस मिले थे, जिनमें से इसने 3 ऑस्कर्स अपने नाम किए। तो देर नहीं करेंगे दोस्तों, और आज की इस शानदार कहानी की शुरुआत करेंगे। आज की मूवी है फ्रैंकेनस्टाइन। कहानी की शुरुआत होती है सन 1857 में, दुनिया के सबसे उत्तरी और बर्फ से ढके इलाके फार नॉर्थ से। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ होता है, और इसी बर्फ के बीच एक जहाज फंसा हुआ होता है जो कि उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल तक पहुंचने के लिए एक बेहद जोखिम भरे अभियान पे निकला होता है। इस जहाज का नेतृत्व कैप्टन एंडरसन कर रहा होता है। जहाज का पूरा दल बर्फ काटते काटते थक चुका होता है, इसलिए ज्यादातर नाविक चाहते हैं कि जैसे ही जहाज बर्फ से निकले वे वापस सेंट पीटर्सबर्ग लौट जाए। लेकिन कैप्टन एंडरसन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। वो अपने लोगों से सख्त लहजे में कहता है, हमने इस अभियान के लिए शपथ ली है और जब तक उत्तरी ध्रुव तक हम नहीं पहुंच जाते तब तक पीछे नहीं हटेंगे। इसी बीच अचानक लगभग 2 मील दूर एक जोरदार धमाका होता है। कैप्टन अपने कुछ लोगों को लेकर तुरंत वहां पहुंचता है। वहीं पर उन्हें एक बुरी तरह घायल आदमी मिलता है। उसके कंधे पे गहरा घाव होता है, एक पैर भी टूटा हुआ होता है और दूसरा पैर भी नकली होता है। उसे देख के पहले सबको लगता है कि शायद किसी भालू ने हमला किया होगा। वे लोग उसकी जान बचाने के लिए उसे जहाज पे ले आते हैं, लेकिन तभी अचानक बर्फ के बीच से एक भयानक राक्षस आ जाता है। और राक्षस किसी पागल जानवर की तरह जहाज की ओर दौड़ता है और नाविकों पे हमला कर देता है। कई लोग उसकी ताकत के सामने टिक ही नहीं पाते। वो बार बार सिर्फ एक ही बात गुर्राते हुए कहता है, मुझे मेरा शिकार चाहिए। असल में वो उस घायल आदमी को मारने आया होता है। कैप्टन एंडरसन उसके ऊपर गोलियां चलवाता है, लेकिन राक्षस पे उनका कोई असर नहीं होता। आखिरकार कैप्टन अपनी खास बड़ी राइफल निकालता है और उससे गोली चलाता है, जिससे वो राक्षस जहाज के नीचे गिर जाता है। लेकिन नीचे गिरने के बाद भी उसकी इतनी ज्यादा ताकत होती है कि वो पूरा जहाज जोर जोर से हिलाने लगता है, मानो वो पूरा जहाज ही पलट देगा। तब कैप्टन अपनी आखिरी गोली सीधे राक्षस पे चलाने के बजाय बर्फ पे दाग देता है। गोली लगते ही बर्फ टूट जाती है और राक्षस बर्फ समेत गहरे समुद्र में समा जाता है। कुछ देर बाद सबको यकीन हो जाता है कि वो राक्षस मर चुका है। हम देखते हैं कि इस हमले में जहाज के 6 नाविक मारे जा चुके हैं। कैप्टन हैरानी से उस घायल आदमी की तरफ देखता है और पूछता है, आखिर वो राक्षस कौन है और ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसने इतने भयानक राक्षस को जन्म दिया? घायल आदमी कहता है, उसे बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। उसके बाद वो अपनी कहानी बताना शुरू करता है। उसका नाम होता है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। विक्टर बताता है कि उसका जन्म स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ था। उसके पिता बैरन फ्रैंकेनस्टाइन एक मशहूर सर्जन थे और वो रईस और खानदानी आदमी थे। विक्टर की माँ एक बड़े दहेज के साथ इस परिवार में आई थी। उसी दहेज की बदौलत बैरन फ्रैंकेनस्टाइन अपनी डूबती हुई जायदाद और प्रतिष्ठा को बचा पाए थे। लेकिन ये शादी प्यार से ज्यादा एक समझौता थी। बैरन अक्सर महीनों तक घर से बाहर रहते थे और जब भी लौटते घर में उनकी ही मनमानी चलती। विक्टर बचपन से अपने माता पिता के बीच होने वाले रोज रोज के झगड़े सुनता था। ये सब देख के उसके मन में डर और अकेलापन घर कर गया था। विक्टर बताता है कि उसके पिता उससे और उसकी माँ दोनों से नफरत करते थे। उसे लगता था कि उनकी काली आंखें, काले बाल और शांत स्वभाव ही उसके पिता को खटकते थे। हालांकि अपने पेशे को लेकर उसके पिता बेहद अनुशासित थे। वे चाहते थे कि विक्टर भी एक महान सर्जन बने, इसलिए वे छोटी सी उम्र से ही शरीर रचना यानी कि एनाटॉमी और चिकित्सा विज्ञान पढ़ाते थे। लेकिन अगर वो किसी सवाल का जवाब भूल जाता तो उसकी गलती पे उसे कठोर सजा भी देते थे।
इन सब के बीच उसकी माँ ही एकमात्र इंसान थी जो उसे बिना शर्त के प्यार करती थी। कुछ समय बाद उसकी माँ दोबारा गर्भवती हो जाती है। एक रात अचानक उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। बैरन फ्रैंकेनस्टाइन खुद एक महान सर्जन होने के बावजूद भी उन्हें बचा नहीं पाते। बच्चे का जन्म तो हो जाता है, लेकिन विक्टर की माँ हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है। अपनी माँ की मौत से विक्टर पूरी तरह टूट जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि मौत इंसान से उसकी सबसे कीमती चीज छीन लेती है। उधर उस नवजात बच्चे का नाम विलियम फ्रैंकेनस्टाइन रखा जाता है। विलियम के सुनहरे बाल और रंग रूप अपने पिता से मिलते थे, इसीलिए बैरन उससे बहुत प्यार करते थे। दूसरी ओर विक्टर खुद को पहले से और ज्यादा अकेला महसूस करने लगता है। एक दिन दुख और गुस्से में वो अपने पिता से पूछ बैठता है, आप इतने महान सर्जन थे, फिर भी मेरी माँ को क्यों नहीं बचा सके? और यही सवाल उसके जीवन की दिशा बदल देता है। उसी दिन विक्टर तय कर लेता है कि वो दुनिया का सबसे महान सर्जन बनेगा। कुछ समय बाद उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। राजनीतिक उथल पुथल और आर्थिक संकट में परिवार की अधिकांश संपत्ति भी समाप्त हो जाती है। इसके बाद विलियम वियना चला जाता है, जबकि विक्टर चिकित्सा की पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन रवाना हो जाता है। इसके बाद कहानी हमें सन 1855 के लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिन के डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल में ले जाती है, जहां विक्टर अपने कई वर्षों के शोध का प्रदर्शन करने आया होता है। विक्टर सबके सामने एक ऐसी लाश को पेश करता है जिसे उसने कई अलग अलग मृत शरीरों के अंगों को जोड़ के तैयार किया होता है। वो अपनी विकसित की हुई विधि से उस शरीर में दोबारा जीवन का संचार करने की कोशिश करता है। कुछ ही क्षणों के बाद वो मृत शरीर अचानक हरकत करने लगती है। ये देख के पूरा हॉल सन्न रह जाता है। विक्टर उत्साहित होकर कहता है कि अगर मृत शरीर में दोबारा जान डाली जा सकती है तो इसका मतलब है कि इंसान एक दिन मौत पे भी विजय पा सकता है। लेकिन मेडिकल बोर्ड उसकी बात स्वीकार करने के बजाय उसे खारिज कर देता है। वे कहते हैं कि जीवन देना और उसे वापस लेना केवल ईश्वर का अधिकार है। उनका मानना होता है कि विक्टर का प्रयोग विज्ञान नहीं बल्कि एक खतरनाक और अनैतिक कोशिश है। इस तरह उसका प्रेजेंटेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन उसी सभा में मौजूद एक व्यक्ति विक्टर के काम से बेहद प्रभावित होता है। उसका नाम होता है हेनरी हारलैंडर। प्रेजेंटेशन समाप्त होने के बाद हेनरी खुद विक्टर से मिलने आता है। वो अपना परिचय देते हुए बताता है कि वो उसके भाई विलियम का पत्र लेके आया है। साथ ही वो ये भी बताता है कि जल्द ही विलियम उसकी भतीजी एलिजाबेथ हारलैंडर से शादी करने वाला है। हेनरी बताता है कि पहले वो सेना में सर्जन था, मगर उसमें वो अच्छा नहीं था, इसलिए वो सेना छोड़ के हथियारों और औद्योगिक मशीनों के बड़े व्यवसाय से जुड़ गया। वो विक्टर को एडिनबर्ग स्थित अपनी निजी प्रयोगशाला में आने का निमंत्रण देता है। जब विक्टर वहां पहुंचता है तो हेनरी उसे एक बेहद ही अनोखी चीज दिखाता है, एवेलिन टेबल। दोस्तों, एवेलिन टेबल चिकित्सा में 17वीं शताब्दी के मानव शरीरों की नसों, धमनियों और तंत्रिकाओं के असली सूखे टिश्यू वाले 4 लकड़ी के बोर्ड है जो पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते थे, मगर हारलैंडर के पास 5वां भी था। हेनरी विक्टर को समझाता है कि उसका प्रयोग इसलिए असफल हो रहा है क्योंकि वो केवल नर्वस सिस्टम को सक्रिय कर रहा है। नसों में विद्युत संकेत भेज के सिर्फ नसें सक्रिय कर देने से जीवन वापस नहीं आता। असल जीवन तभी संभव है जब लिम्फेटिक सिस्टम और ऊर्जा का प्रवाह एक साथ फिर से काम करने लगे। यही वजह होती है कि विक्टर के अब तक के सभी प्रयोग थोड़ी देर बाद असफल हो जाते थे। फिर हेनरी उससे कहता है, अगर तुम इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहते हो तो पैसों की चिंता मत करो, जितने भी फंडिंग चाहिए मैं दूंगा। विक्टर तुरंत पूछता है, और बदले में तुम्हें क्या चाहिए? हेनरी मुस्कुरा के जवाब देता है, तुम दुनिया को बदलने वाला काम कर रहे हो और मैं सिर्फ उस बदलाव का गवाह बनना चाहता हूँ। हो सकता है कि मैं भविष्य में तुमसे कोई मदद मांगू। यहीं से दोनों के बीच एक साझेदारी की शुरुआत होती है। इसके बाद विक्टर की मुलाकात अपने छोटे भाई विलियम से होती है। हम देखते हैं कि कई सालों बाद विलियम पूरी तरह जवान हो चुका है। उसके साथ उसकी होने वाली पत्नी लेडी एलिजाबेथ हारलैंडर भी मौजूद होती है। चारों साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी विलियम मुस्कुराते हुए कहता है, विक्टर बचपन से ही ऐसा रहा है कि जहां भी जाता है अपनी बातों और अपने अजीब विचारों से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। वो मजाक करते हुए कहता है कि इस बार भी विक्टर ने पूरे मेडिकल कॉलेज में ये ऐलान कर दिया था कि इंसान एक दिन मौत को भी हरा सकता है। ऐसे में कॉलेज से निकाला जाना तो लगभग तय ही था।
विलियम की बात सुन के एलिजाबेथ हंस पड़ती है। विक्टर उससे पूछता है, तुम क्यों हंस रही हो? एलिजाबेथ गंभीर होकर जवाब देती है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग उन लोगों के विचारों की वजह से मरते हैं जो खुद कभी युद्ध के मैदान में नहीं उतरते। फैसले कुछ लोग लेते हैं, लेकिन उनकी कीमत हमेशा दूसरे लोग चुकाते हैं। एलिजाबेथ की ये बात विक्टर के मन में गहराई तक उतर जाती है। इसी बीच कहानी फिर से वर्तमान यानी कि सन 1857 में लौट आती है। जहाज पे विक्टर की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। उसके घाव गहरे हो चुके होते हैं और मुंह से भी खून निकलने लगता है। उधर वही राक्षस जिसे सब मरा हुआ समझ बैठे थे, बर्फ तोड़ के एक बार फिर से बाहर निकल आता है। कुछ देर बाद जहाज का चौकीदार कैप्टन एंडरसन को खबर देता है कि उसने दूर बर्फ के बीच उस राक्षस को जहाज के चारों ओर चक्कर लगाते हुए देखा है। यह सुनते ही कुछ नाविक डर जाते हैं। वे कैप्टन से कहते हैं कि इस आदमी को जहाज से बाहर फेंक दीजिए। जिस राक्षस को ये अपने पीछे लेके आया है, उसके लिए हम सब अपनी जान जोखिम में क्यों डालें? कैप्टन एंडरसन उनकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैंने इस आदमी को मौत के मुंह से बचाया है। जब तक ये मेरी शरण में है, मैं इसे किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा, चाहे उस राक्षस का सामना ही क्यों न करना पड़े। इसके बाद कहानी फिर से विक्टर के अतीत में लौटती है। हेनरी हार्लेंडर अपने वादे के मुताबिक विक्टर के लिए एक पुरानी लेकिन विशाल हवेली का इंतजाम करता है, जिसे वो अपनी निजी प्रयोगशाला में बदल सके। विक्टर लगातार नई नई मांगे करता है। हेनरी अपनी दौलत के दम पे उसकी हर मांग पूरी कर देता है। इसके बाद विक्टर कैदियों की फांसी देखने जाता है, ताकि वो अपने प्रयोग के लिए सही लाशों को चुन सके। इसी दौरान बाजार से गुजरते हुए उसकी नजर अचानक एलिजाबेथ पे पड़ती है। एलिजाबेथ को देख के विक्टर खुद को रोक नहीं पाता और अनजाने में उसका पीछा करने लगता है, लेकिन एलिजाबेथ उसकी आहट पहचान लेती है और उसे पकड़ लेती है। इसके बाद दोनों रेस्टोरेंट में बैठ के साथ खाना खाते हैं। बातचीत के दौरान विक्टर पहली बार एलिजाबेथ को करीब से जानता है। बातों बातों में एलिजाबेथ बताती है कि उसे हमेशा से असाधारण और रहस्यमय चीजों में दिलचस्पी रही है। विक्टर को महसूस होता है कि दोनों की सोच कई जगह एक दूसरे से मिलती है। उधर विक्टर की रिसर्च लगातार आगे बढ़ रही होती है। उसका छोटा भाई विलियम हर कदम पे उसकी मदद करता है, लेकिन हेनरी हार्लेंडर अब समझ चुका होता है कि विक्टर का ध्यान धीरे धीरे उसकी रिसर्च से हटके एलिजाबेथ की ओर जाने लगा है। इसी वजह से वो विक्टर पे दबाव डालते हुए कहता है, उसके पास ज्यादा समय नहीं है। यूरोप में युद्ध का माहौल बन रहा है और परिस्थितियां कभी भी बदल सकती है। इसीलिए अगर उसे अपना प्रयोग पूरा करना है तो सिर्फ एक हफ्ते के अंदर इसे सफल करना होगा। कुछ दिनों बाद एलिजाबेथ खुद विक्टर से मिलने उसकी प्रयोगशाला पहुंचती है। उसके हाथ में कुछ सुंदर तितलियां होती है। वो जीवन, प्रकृति, बदलाव के बारे में बातें करती है। उसकी बातें सुन के विक्टर को महसूस होने लगता है कि दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा रिश्ता बन चुका है। आखिरकार विक्टर अपने दिल की बात कह देता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे विनम्रता से मना कर देती है। वो कहती है कि इस समय विक्टर का प्यार नहीं, बल्कि उसका जुनून बोल रहा है। एलिजाबेथ के जाने के बाद विक्टर पूरी तरह टूट जाता है। वो देर तक अकेला बैठा उसकी बातें सोचता रहता है। इसी दौरान अचानक उसके दिमाग में एक बेहद महत्वपूर्ण विचार आता है। उसे समझ आता है कि वो अब तक केवल नर्वस सिस्टम को सक्रिय करने की कोशिश कर रहा था, जबकि असली कुंजी लिम्फेटिक सिस्टम, रक्त संचार और पूरे शरीर में ऊर्जा के संतुलन प्रवाह में छुपी है। यही वो खोज थी जिसका उसे इतने वर्षों से इंतजार था। इसके बाद विक्टर अपने अंतिम प्रयोग की तैयारी शुरू कर देता है। अब वो सिर्फ फांसी में पाए गए कैदियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि युद्ध में मारे गए जवानों के मजबूत और स्वस्थ शरीरों के अंग भी इकट्ठा करने लगता है। अलग अलग शवों के सबसे बेहतर अंगों को जोड़ के वो एक पूर्ण मानव शरीर तैयार करता है। दूसरी ओर हेनरी हार्लेंडर विक्टर की रिसर्च का एक एक चरण कैमरे में कैद करता रहता है। वो हर नोट, हर स्केच और हर प्रयोग का पूरा रिकॉर्ड तैयार कर रहा होता है। आखिरकार वो रात भी आ जाती है जिसका विक्टर को इतने दिनों से इंतजार था। बाहर भयंकर तूफान चल रहा होता है। आसमान में लगातार बिजली चमक रही होती है। विक्टर हवेली की ऊंचाई पे जाके लाइटनिंग रॉड लगा देता है, ताकि आसमानी बिजली को अपने मशीनों तक पहुंचा के वो अपने प्रयोग के लिए जरूरी ऊर्जा प्राप्त कर सके। वो अपनी सफलता दिखाने के लिए हेनरी को बुलाता है, लेकिन इसी समय हेनरी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताता है। हम देख पाते हैं कि उसे सिफिलिस नाम की एक गंभीर बीमारी है। ये एक यौन संचारी संक्रमण होता है
जिसका उस दौर में लगभग कोई प्रभावी इलाज नहीं था। इसीलिए वो विक्टर से विनती करता है कि जिस नए और स्वस्थ शरीर को उसने बनाया है उसमें उसका मस्तिष्क या उसका जीवन स्थानांतरित कर दिया जाए। वो याद दिलाता है कि उसने इस रिसर्च के लिए अपनी दौलत, अपनी हवेली और सब कुछ दांव पे लगा दिया है। यहाँ तक कि वो कहता है कि अगर विक्टर चाहे तो वो एलिजाबेथ का हाथ भी उसके हाथ में दे देगा, लेकिन विक्टर साफ इनकार कर देता है। उसका कहना होता है कि ये प्रयोग किसी एक इंसान की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं बनाया गया। हताश होकर हेनरी नीचे लगाई जाने वाली चांदी की रॉड उठा लेता है और कहता है कि जब तक विक्टर उसकी बात नहीं मानेगा वो प्रयोग पूरा नहीं होने देगा। इसी छीना झपटी के दौरान उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो ऊंचाई से नीचे गिर पड़ता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अपने सबसे बड़े सहयोगी की मौत के बावजूद विक्टर नहीं रुकता। वो तूफान की पूरी ऊर्जा अपने मशीन में प्रवाहित कर देता है और वर्षों की मेहनत का अंतिम प्रयोग पूरा कर देता है। सब कुछ शांत होने के बाद वो उस शरीर की जांच करता है, लेकिन उसकी धड़कन नहीं चल रही होती। विक्टर को लगता है कि उसकी इतने दिनों की मेहनत, उसका सपना और उसकी पूरी जिंदगी एक पल में बर्बाद हो गई। टूटा हुआ विक्टर वहीं थक के सो जाता है। अचानक विक्टर की आंखें खुलती है और जैसे ही वो सामने देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने उसका बनाया हुआ राक्षस जिंदा खड़ा होता है। राक्षस के जीवित होने के बाद विक्टर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसे लगता है कि उसने मौत को हरा दिया है। इधर दूसरी ओर एलिजाबेथ को कई दिनों से अपने अंकल हेनरी हार्लैंडर की कोई चिट्ठी नहीं मिली होती। उसे इस बात पे धीरे धीरे शक होने लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उधर विक्टर पूरी तरह अपने बनाए हुए राक्षस में व्यस्त हो जाता है। वो उसे चलना सिखाता है, खड़ा होना सिखाता है, हाथ पैरों का संतुलन बनाना सिखाता है, लेकिन सुरक्षा के नाम पे उसे हवेली के अंधेरे बेसमेंट में भारी लोहे के जंजीरों से बांध के रखता है। असल समस्या ये थी कि विक्टर ने जीवन तो बना दिया था, लेकिन अब उसे खुद नहीं पता था कि आगे क्या करना है। दिन बीतने लगते हैं। वो राक्षस की देखभाल करता है, उसके बाल काटता है, उसके घावों की सफाई करता है, लेकिन राक्षस बिल्कुल एक नवजात बच्चे की तरह होता है। उसे न सही गलत का ज्ञान होता है, न भाषा की समझ और न ही दुनिया की। वो केवल एक ही शब्द बोल पाता है, विक्टर। उसे दर्द का भी एहसास नहीं होता, इसीलिए वो एक बार अपने हाथ को भी काट लेता है, मानो समझने की कोशिश कर रहा हो कि दर्द आखिर होता क्या है। हम देखते हैं कि उसके शरीर के घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं। समय के साथ वो भावनाएं भी सीखने लगता है। गुस्सा, जिज्ञासा, डर सब धीरे धीरे उसके अंदर जन्म लेने लगता है। लेकिन विक्टर ये नहीं समझ पाता कि उसके सामने कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक ऐसा जीव है जिसका जन्म अभी अभी हुआ है। वो उससे एक परिपक्व इंसान जैसी बुद्धि की उम्मीद कर रहा होता है, जबकि वो तो अभी दुनिया को समझना शुरू ही कर रहा होता है। इसी दौरान विलियम और एलिजाबेथ हवेली पहुंच जाते हैं। उन्हें देख के विक्टर पूरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि उसने उनके आने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। एलिजाबेथ सबसे पहले अपने अंकल हेनरी के बारे में पूछती है, लेकिन विक्टर झूठ बोल देता है और कहता है कि वो यहाँ नहीं है। इसके बाद वो विलियम को प्रयोगशाला दिखाने ऊपर ले जाता है। इधर नीचे बेसमेंट से लगातार एक ही आवाज आ रही होती है, विक्टर। ये आवाज सुन के एलिजाबेथ नीचे चली जाती है। वहां पहुंच के वो पहली बार उस राक्षस को देखती है, लेकिन जहां कोई दूसरा इंसान डर जाता, वहां एलिजाबेथ की आंखों में डर नहीं बल्कि जिज्ञासा दिखाई देती है। उसे हमेशा से असाधारण और अनोखी चीजों में रुचि रही थी। वो राक्षस के शरीर पे लगे टाके देखती है। जब उसे पता चलता है कि ये जीव विक्टर ने बनाया है तो वो हैरानी में पड़ जाती है। वो तुरंत पूछती है, तुमने इसे जंजीरों से क्यों बांध रखा है? इस पर विक्टर जवाब देता है, इसकी और हमारी दोनों की सुरक्षा के लिए। ये बेहद ताकतवर है और किसी भी समय किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन एलिजाबेथ उसकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं होती। रात होने पर जब सब सो जाते हैं तो चुपके से एलिजाबेथ बेसमेंट में पहुंचती है। इस बार वो राक्षस को ध्यान से देखती है। वो दुनिया की हर छोटी छोटी चीज को एक बच्चे की तरह सीख रहा होता है। एलिजाबेथ धीरे धीरे उससे बातें करना शुरू करती है। वो अपने गले की ओर इशारा करके समझाती है कि आवाज कैसे निकलती है। राक्षस उसकी हर बात बहुत ध्यान से सुनता है। जब एलिजाबेथ वापस जाने लगती है तो पहली बार राक्षस एक नया शब्द बोलता है, एलिजाबेथ। यहीं से साफ हो जाता है कि उसमें सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा है। उसे सिर्फ किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसे आदेश न दे बल्कि प्यार और धैर्य से सिखाए। बाहर निकलते ही विक्टर एलिजाबेथ से कहता है कि उसे राक्षस से दूर रहना चाहिए, लेकिन इस बार एलिजाबेथ भी गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि राक्षस वो नहीं है विक्टर, वो तो एक मासूम बच्चे की तरह है, उसे समझने की कोशिश करो।
बातों बातों में विक्टर अपने पुराने प्रेम का भी जिक्र करता है और कहता है कि उसने भी उससे बहुत प्यार किया था। इस पे एलिजाबेथ जवाब देती है, प्यार? तुम्हें सच में लगता है कि तुम प्यार करना जानते हो? ये कह के वो वहां से चली जाती है। एलिजाबेथ की बातें विक्टर के अहंकार पे सीधे चोट करती है। गुस्से में वो तुरंत बेसमेंट में पहुंचता है। वो राक्षस पे चिल्लाने लगता है, उसे ऑर्डर्स देने लगता है। जब राक्षस उसकी बात नहीं समझ पाता तो विक्टर लोहे की छड़ से उसे मारने लगता है। राक्षस की आंखों से पहली बार आंसू निकलते हैं, लेकिन अगले ही पल वो उसी लोहे की छड़ को अपने हाथों से मोड़ देता है। उसकी असाधारण ताकत देख के विक्टर पहली बार सचमुच में डर जाता है। अगले दिन वो विलियम को हेनरी हार्लैंडर की लाश दिखाता है। वो झूठ बोलता है कि ये सब उस राक्षस ने किया है, और वो ये भी कहता है कि उसका प्रयोग असफल हो चुका है और अब वो किसी की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। वो विलियम से कहता है कि वो तुरंत एलिजाबेथ को लेके यहाँ से चला जाए। विलियम उसकी बात मान लेता है। हालांकि एलिजाबेथ वहां से जाना नहीं चाहती, लेकिन आखिरकार दोनों बग्घी में बैठ के हवेली से निकल जाते हैं। उनके जाते ही विक्टर एक भयानक फैसला करता है। वो पूरी हवेली में ज्वलनशील तेल फैलाना शुरू कर देता है, ताकि अपने बनाए हुए राक्षस और अपनी पूरी रिसर्च दोनों को हमेशा के लिए खत्म कर सके। कुछ ही देर में वो हवेली में आग लगा देता है। नीचे बेसमेंट से लगातार एक ही आवाज गूंजती रहती है, विक्टर। विक्टर बाहर निकल के दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़ने के बाद उसका दिल बदलने लगता है। उसे एहसास होता है कि जिस जीव को उसने जन्म दिया है उसी को वो अपने हाथों से जिंदा चला रहा है। पछतावे में वो दौड़ के वापस अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हवेली के अंदर जोरदार विस्फोट होता है। धमाके की ताकत से विक्टर दूर जा गिरता है और हादसे में उसका एक पैर बुरी तरह कुचल जाता है। बाद में उसी वजह से उसे नकली पैर लगाना पड़ता है। इधर प्रेजेंट टाइम में विक्टर अपनी कहानी सुना ही रहा होता है कि कैप्टन एंडरसन को जहाज के बाहर से जोर जोर की बहस और हलचल सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़ता है, अचानक जहाज के भीतर वही राक्षस आ जाता है। इस बार उसके चेहरे पे पहले से कहीं ज्यादा गुस्सा होता है। वो सीधे विक्टर की ओर बढ़ता है, मानो आज उसका अंत करके ही रहेगा। तभी कैप्टन एंडरसन दोनों के बीच आके खड़ा हो जाता है और कहता है, आगे बढ़ो राक्षस और मुझे मार दो, और अपने मालिक की कही हुई हर बात को सही साबित कर दो। राक्षस कुछ पल शांत रहता है, फिर वो धीरे से कहता है, मुझे बनाने वाले ने तुम्हें अपनी कहानी तो सुना दी, अब मेरी कहानी भी सुनो। यहीं से कहानी एक बार फिर से उसी घटना पे लौटती है, लेकिन इस बार कहानी विक्टर की नहीं बल्कि राक्षस की नजरों से दिखाई जाती है। कहानी वहीं से शुरू होती है जब विक्टर पूरी हवेली में आग लगा देता है। चारों ओर आग की लपटें फैलने लगती है। बेसमेंट में कैद राक्षस लगातार चिल्लाता रहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। चारों तरफ आग देख के वो पहली बार मौत का डर महसूस करता है। जैसे तैसे वो बेसमेंट से निकलने का रास्ता ढूंढता है और एक सक्रिय पानी की निकासी के रास्ते बाहर निकल जाता है। बहते हुए पानी के साथ वो दूर जाके किनारे पे पहुंचता है। यही पहली बार वो खुली दुनिया को देखता है। हरे भरे जंगल, बहती हुई नदी, पेड़ और आजाद घूमते हुए हिरन। वो उन्हें बड़े ही आश्चर्य से देखता है। उसी समय कुछ शिकारी वहां पहुंच जाते हैं। वे पहले हिरनों पे गोली चलाते हैं, लेकिन जब उनकी नजर इस अजीब सी शक्ल वाले जीव पे पड़ती है तो वे उसे भी किसी खतरनाक जानवर की तरह समझ के गोलियां चलाने लगते हैं। एक गोली राक्षस को भी लग जाती है। वो दर्द से चीखते हुए जंगल की ओर भागता है। भागते भागते वो देखता है कि उसका घाव अपने आप भरने लगा है। ठंड से कांपता हुआ वो एक छोटे से किसान के घर पहुंच जाता है। उसे नहीं पता होता कि ये उन्हीं शिकारियों का घर है जिन्होंने कुछ देर पहले उस पे गोलियां चलाई थी। छिपके वो उनकी बातें सुनता है। इसी परिवार में वो एना मारिया नाम की एक लड़की और उसके बुजुर्ग दादा को देखता है। दादाजी देख नहीं सकते थे, लेकिन उनके चेहरे पे हमेशा एक अलग ही शांति और दयालुता दिखाई देती थी। राक्षस पहली बार किसी इंसान को देख के डरने के बजाय उसकी ओर आकर्षित होता है। दादाजी एना मारिया को चित्रों, किताबों और शब्दों के माध्यम से पढ़ना लिखना सिखाते थे। राक्षस चुपचाप दीवार के पीछे छिपके उनकी हर बात सुनता रहता। वहीं से वो भाषा सीखना शुरू करता है। समय बीतने के साथ उसे इस परिवार से लगाव हो जाता है। वो सोचने लगता है कि काश वो भी किसी तरह इस परिवार का हिस्सा बन पाता। इसीलिए रात होने पे वो चुपके से उनके सारे अधूरे काम कर देता, लकड़ियां काट देता, बाढ़ ठीक कर देता और पानी भी भर देता। जो भी काम बाकी रह जाता वो बिना किसी को बताए पूरा कर देता। धीरे धीरे परिवार को लगने लगता है कि जंगल की कोई अदृश्य आत्मा उनकी मदद कर रही है। उसे वे स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट कहने लगते हैं। बदले में वे रात को उसके लिए बाहर खाना,
कपड़े और दूसरी जरूरी चीजें छोड़ देते। राक्षस भी अब दिन में छिपके रहता और रात में उनकी मदद करता। इसी दौरान बुजुर्ग दादाजी को भी महसूस होने लगता है कि उनके आसपास कोई है। हालांकि वे उसे देख तो नहीं सकते थे, लेकिन उसकी मौजूदगी को भी महसूस जरूर कर लेते थे। एना मारिया की पढ़ाई के साथ साथ राक्षस भी किताबों को सीखता जाता है। एक दिन भेड़ियों का झुंड उनकी भेड़ों पे हमला कर देता है। भेड़िए अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार कर रहे थे। दूसरी ओर परिवार अपनी भेड़ों को बचाने के लिए भेड़ियों पे गोली चलाते हैं। यह देख के राक्षस पहली बार जीवन के चक्र यानी कि साइकिल ऑफ लाइफ को समझता है। उसे एहसास होता है कि प्रकृति में कोई किसी से नफरत करके नहीं मारता। हर जीव अपनी जरूरत के लिए संघर्ष करता है। यही प्रकृति का नियम है। कुछ समय बाद मौसम बदलने लगता है। परिवार को कुछ समय के लिए घर छोड़ के दूसरे स्थान पे जाना पड़ता है, लेकिन बुजुर्ग दादा वहीं अकेले रहने का फैसला करते हैं। परिवार के चले जाने के बाद राक्षस पहली बार घर के अंदर प्रवेश करता है। दादाजी उसे देख नहीं सकते, इसीलिए वे उससे बिना डरे बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। शायद पहली बार राक्षस को किसी इंसान से वो अपनापन मिलता है जिसकी हमेशा उसको तलाश थी। वो दादाजी के साथ बैठ के घंटों बातें करता, उनसे पुरानी लोक कथाएं, ड्रैगन की कहानियां और दुनिया के बारे में सीखता। धीरे धीरे वो जीना सीख जाता है। अब उसे लगने लगता है कि शायद वो भी इंसानों की तरह ही है। दादाजी उसे बताते हैं कि जीवन में सबसे कठिन काम अपनी पुरानी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें माफ करना है। वे अपना एक पुराना पाप भी बताते हैं कि उन्होंने कभी गलती से एक निर्दोष इंसान की जान ले ली थी और आज तक उस अपराध बोध के साथ जी रहे हैं। राक्षस उदास होकर कहता है, लेकिन मुझे तो अपना अतीत ही याद नहीं, फिर मैं किस बात को भूलूं। तब दादाजी उसे सलाह देते हैं, अगर तुम्हें अपने बारे में जानना है तो वहीं जाओ जहां तुम्हारा जन्म हुआ था। दादाजी की बात मान के राक्षस वापस उसी चली हुई हवेली में पहुंचता है। अब तक वो पढ़ना लिखना सीख चुका था, इसीलिए वो विक्टर की रिसर्च डायरी, प्रयोगों के नोट्स और हेनरी हार्लैंडर द्वारा खींची गई तस्वीरें पढ़ और समझ जाता है। यहीं उसे अपने सबसे भयानक सच्चाई का पता चलता है। उसे मालूम पड़ता है कि उसका जन्म किसी माँ की कोख से नहीं हुआ, बल्कि अलग अलग लाशों के अंग जोड़ के उसे जबरन बनाया गया है। यह सच्चाई उसे अंदर तक तोड़ देती है। उसी दौरान उसे विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के नाम का एक पत्र भी मिलता है, जिसमें उसका पूरा नाम और पता लिखा होता है। अब उसे पता चल चुका होता है कि उसे बनाने वाला कौन है और उसे कहाँ ढूंढना है। लेकिन उससे पहले वो एक बार फिर दादाजी के पास लौटता है। वहां पहुंचते ही वो देखता है कि भेड़ियों ने एक बार फिर घर पे हमला कर दिया है। वो पूरी ताकत से भेड़ियों से लड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बुजुर्ग दादाजी मारे जा चुके होते हैं। उसी समय परिवार के बाकी सदस्य भी वापस लौट आते हैं। वे राक्षस को दादाजी के लाश के पास खड़ा देखते हैं और बिना कुछ समझे यही मान लेते हैं कि उसी ने उनकी हत्या की है। गुस्से में वे उस पे गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अपनी जान बचाने की कोशिश में राक्षस भी जवाबी हमला करता है और उनमें से एक आदमी की जान चली जाती है। इसके बाद उस पर लगातार गोलियां बरसाई जाती है और आखिरकार वो जमीन पे गिर के बेहोश हो जाता है। परिवार को लगता है कि इस बार वो सचमुच मर चुका है, लेकिन कुछ देर बाद राक्षस वापस खड़ा हो जाता है। राक्षस दूर खड़े होकर सोचने लगता है कि जिस इंसान ने पहली बार उसे अपनापन दिया था वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। यहीं से उसके भीतर गहरा अकेलापन जन्म लेता है। हालांकि हवेली से मिली चिट्ठी की वजह से अब उसे इतना जरूर पता चल चुका था कि विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन कहाँ मिलेगा, लेकिन उस चिट्ठी में लिखा पता विक्टर का नहीं था, बल्कि उसके भाई विलियम के घर का था। इधर कई महीने बीत चुके होते हैं। विलियम और एलिजाबेथ की शादी की तैयारियां चल रही होती है। विक्टर भी अब नकली पैर के सहारे चलना सीख चुका होता है। वो एलिजाबेथ से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन एलिजाबेथ का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ होता। वो गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और वहां से बाहर निकलने को कह देती है। उसी रात अचानक विक्टर के कमरे में राक्षस आ पहुंचता है। उसे सामने देख के विक्टर हैरान हो जाता है। वो कहता है, तो तुम सचमुच बच गए और अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार भी हो गए हो। राक्षस शांत स्वर में जवाब देता है, तुमने मुझे बनाया जरूर, लेकिन जीने की वजह नहीं दी। वो बताता है कि अब वो मर भी नहीं सकता। उसके शरीर का हर घाव खुद से ठीक हो जाता है, लेकिन अनंत अकेलेपन के साथ जीना उससे नहीं होगा। इसीलिए वो विक्टर से एक ही मांग करता है, मेरे जैसा एक और साथी बना दो ताकि मैं हमेशा अकेला न रहूं। वो वादा करता है कि अगर उसे एक साथी मिल जाएगा तो वो हमेशा के लिए इंसानों की दुनिया छोड़ देगा।
लेकिन विक्टर गुस्से में साफ इनकार कर देता है। वो चिल्ला के कहता है, मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा। राक्षस बहुत समझाने की कोशिश करता है। गुस्से में दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। राक्षस उसे उठा के जमीन पे पटक देता है। कमरे से तेज आवाज आती है। यह आवाज सुन के सबसे पहले एलिजाबेथ वहां पहुंचती है। राक्षस को जिंदा देख के उसके चेहरे पे डर नहीं बल्कि खुशी आ जाती है। वो धीरे धीरे उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी विक्टर जमीन पे पड़ी बंदूक उठा के राक्षस पे गोली चलाने की कोशिश करता है। एलिजाबेथ बीच में आ जाती है और एलिजाबेथ को गोली लग जाती है। इसी दौरान विलियम और घर के बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। वहां पे विक्टर तुरंत सबके सामने झूठ बोल देता है। वो चिल्ला के कहता है, इसी ने एलिजाबेथ को मारा है। यह सुनते ही विलियम बिना कुछ सोचे राक्षस पे हमला कर देता है। राक्षस उसे मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसकी असाधारण ताकत की वजह से विलियम जोर से गिरता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। विक्टर दौड़कर उसके पास पहुंचता है। विलियम अपनी आखिरी सांसों में सिर्फ एक ही बात कहता है, मुझे हमेशा डर था कि एक दिन आपका यही जुनून सब कुछ बर्बाद कर देगा, और देखो आज वही हो गया। इतना कह के विलियम दम तोड़ देता है। राक्षस एलिजाबेथ को अपने साथ वहां से ले जाता है। दोनों एक सुनसान गुफा में पहुंचते हैं। वहां एलिजाबेथ उससे कहती है कि पूरी जिंदगी वो किसी ऐसे इंसान की तलाश करती रही जो दुनिया से अलग हो, जिसका दिल बिल्कुल साफ हो, और उसे वो सब कुछ उसी में दिखाई देता है। वो कहती है कि उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि उसकी आखिरी सांसें उसके साथ बीत रही है। कुछ देर बाद एलिजाबेथ उसकी बाहों में दम तोड़ देती है। राक्षस पूरी तरह टूट जाता है। उसी समय विक्टर भी उनके पीछे पीछे गुफा तक पहुंच जाता है। एलिजाबेथ की लाश देख के उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। दोनों के बीच आखिरी बार आमना सामना होता है। राक्षस कहता है, अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मौत तो तुम्हारे लिए मुक्ति होगी। मैं चाहता हूं कि तुम भी वही अकेलापन महसूस करो जो तुमने मुझे दिया है। वो विक्टर को जिंदा छोड़ देता है और इसके बाद दोनों के बीच एक अजीब सी दौड़ शुरू हो जाती है। राक्षस आगे आगे चलता है और विक्टर उसका पीछा करता रहता है। अब विक्टर की जिंदगी में सिर्फ एक ही उद्देश्य बचा था, राक्षस को हर हाल में मारना। इसी जुनून में वो उत्तर की बर्फीली वीरानियों तक पहुंच जाता है। रास्ते में वो बंदूकें, गोलियां और डायनामाइट भी इकट्ठा करता है ताकि किसी भी तरह उस राक्षस का अंत कर सके। एक रात राक्षस उसके टेंट के पास आ जाता है। विक्टर उस पर गोलियां चलाता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है और राक्षस आसानी से उसके हाथ पैर तोड़ देता है और उसके शरीर पे गहरे जख्म छोड़ देता है। जब वो विक्टर के पास रखा डायनामाइट देखता है तो वो मुस्कुरा के कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इससे मर जाऊंगा? फिर वो खुद ही डायनामाइट में आग लगा देता है और विक्टर से कहता है, भागो। विक्टर जान बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। कुछ ही सेकंड बाद जबरदस्त धमाका होता है। इस विस्फोट में विक्टर का दूसरा पैर भी पूरी तरह टूट जाता है, जबकि राक्षस भी धमाके की चपेट में आ जाता है। उसके हाथ, पैरों और पूरे शरीर में गहरे घाव हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी अद्भुत उपचार क्षमता की वजह से उसका शरीर फिर से जुड़ने लगता है। वो एक बार फिर जीवित खड़ा हो जाता है। और ये वही विस्फोट था दोस्तों, जिसकी आवाज कहानी की शुरुआत में कैप्टन एंडरसन और उसके साथियों ने सुनी थी। ये सब सुनने के बाद पहली बार विक्टर के चेहरे पे पछतावा साफ दिखाई देता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसकी सबसे बड़ी गलती राक्षस को बनाना नहीं था, बल्कि उसे कभी अपना न मानना था। कांपते हुए हाथों से वो राक्षस का हाथ पकड़ लेता है और भर्राई हुई आवाज में कहता है, आज मुझे समझ आया कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया। मैंने तुम्हें इस दुनिया में तो ला दिया, लेकिन कभी तुम्हें अपनाया नहीं। मुझे माफ कर दो। राक्षस कुछ पल तक चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है और धीमी आवाज में कहता है, आपका समय अब पूरा हो चुका है, लेकिन मेरा नहीं। मुझे तो अब भी जीते रहना होगा, अकेले, हमेशा के लिए, अपने दर्द के साथ, अपने पछतावे के साथ। ये सुन के विक्टर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कांपते हुए आवाज में कहता है, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरे बेटे। यही वो शब्द था जिसे सुनने के लिए राक्षस जन्म लेने के दिन से तरस रहा था। उसे कभी किसी दौलत की जरूरत नहीं थी, न ताकत की, न दुनिया पे राज करने की। उसे सिर्फ अपने बनाने वाले से एक ही रिश्ता चाहिए था, एक अपनापन, एक पिता का प्यार, जो उसे बहुत देर से मिला। अगले ही पल विक्टर उसकी बाहों में अपनी अंतिम सांसें लेता है। राक्षस उसका हाथ पकड़े हुए बहुत देर तक बैठा रहता है। इस बार उसके चेहरे पे गुस्सा नहीं, सिर्फ शोक था, और उसी पल वो विक्टर को माफ भी कर देता है।
कुछ देर बाद कैप्टन एंडरसन दरवाजा खोल देता है। जहाज पे मौजूद बाकी लोग राक्षस को देखते ही उस पे गोलियां चलाना चाहते हैं, लेकिन कैप्टन सबको रोक देता है। वो समझ चुका था कि यह कहानी किसी राक्षस की नहीं बल्कि इंसानों की गलतियों की कहानी है। राक्षस बिना कुछ कहे जहाज से नीचे उतर जाता है। इसके बाद वो अपनी अपार ताकत से जमी हुई बर्फ को और जहाज को धक्का लगाता है। धीरे धीरे पूरा जहाज बर्फ की कैद से आजाद होकर फिर से समुद्र में तैरने लगता है। जहाज के साथ ही कैप्टन से पूछते हैं, अब हमारा अगला लक्ष्य क्या है? कैप्टन शांत होकर जवाब देता है, अब हम घर लौटेंगे, क्योंकि अब वो भी समझ चुका था कि अगर किसी एक इंसान का जुनून दर्जनों लोगों की जान खतरे में डाल दे तो वो जुनून नहीं, विनाश बन जाता है। किसी को भी अपने सपनों के लिए दूसरों की जिंदगी दांव पे लगाने का अधिकार नहीं है। ये सुन के जहाज के सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। आखिरकार वे सभी अपने परिवारों के पास लौटने वाले थे। और दूसरी ओर राक्षस एक बार फिर बर्फीली वीरानियों में अकेला चल पड़ता है, एक ऐसा अमर जीवन जीने जिसमें न कोई अपना है न कोई मंजिल है, बस अंतहीन अकेलापन। और इसी सीन के साथ दोस्तों फ्रैंकेनस्टाइन मूवी की कहानी यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों फ्रैंकेनस्टाइन सिर्फ एक राक्षस की कहानी नहीं है बल्कि उस इंसान की कहानी है जिसने भगवान बनने की कोशिश तो की लेकिन एक पिता बनना भूल गया। इस फिल्म का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इंसान को राक्षस उसका जन्म बनाता है या समाज का व्यवहार? क्योंकि इस कहानी में सबसे डरावनी चीज राक्षस का चेहरा नहीं था बल्कि इंसानों का अहंकार, जुनून और संवेदनहीनता थी। अगर विक्टर ने शुरुआत में ही उसे अपनापन, प्यार और एक नाम दे दिया होता तो शायद पूरी दुनिया एक राक्षस से नहीं बल्कि एक इंसान से मिलती। याद रखिए दोस्तों, ज्ञान हमें शक्तिशाली बना सकता है लेकिन करुणा ही हमें इंसान बनाती है। और शायद यही वजह है कि इस फिल्म का सबसे बड़ा मॉन्स्टर कोई राक्षस नहीं बल्कि इंसान का बेकाबू अहंकार था। तो उम्मीद है मुझे दोस्तों कि आप लोगों को ये ऑस्कर विनिंग मूवी जरूर पसंद आई होगी, और अगर आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे ही बेहतरीन ऑस्कर विनिंग मास्टरपीस मूवीज आप तक पहुंचती रहे। तो मिलेंगे ऐसे ही किसी और ऑस्कर विनिंग मास्टरपीस मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग ऑस्कर ऑन पॉइंट।